सोचो रात का वक्त है, हाईवे बिल्कुल खाली है। 26 नवंबर 2005 गुजरात राजस्थान बॉर्डर, एक कार को रोका जाता है और अंदर बैठा है सोहराबुद्दीन शेख, एक नाम जो उस वक्त सिर्फ पुलिस के फाइल्स में नहीं, पॉलिटिकल कॉरिडोर्स में भी गूंज रहा था। कुछ ही मिनट्स के अंदर गोलियां चलती है और न्यूज फ्लैश होती है, खूंखार गैंगस्टर किल्ड इन एनकाउंटर, केस क्लोज। लेकिन दोस्तों, ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असल कहानी यहीं से शुरू होती है। इस एनकाउंटर के पीछे एक ऐसा नाम था जिसे उस वक्त शायद ही कोई जानता था और आज जिसे पूरा देश जानता है, इंडिया का होम मिनिस्टर अमित शाह। किसी ने भी ये इमेजिन नहीं किया होगा कि एक छोटी सी पीवीसी पाइप कंपनी चलाने वाला बिजनेसमैन का बेटा एक दिन भारत का सबसे पावरफुल होम मिनिस्टर बन जाएगा। लेकिन अमित शाह की जर्नी उतनी सिंपल नहीं है जितनी आज दिखाई जाती है। इस कहानी में मर्डर एलिगेशन है, जेल की काली रातें हैं, पॉलिटिकल मैनिपुलेशन के इल्जाम हैं और इंडिया के सबसे कंट्रोवर्शियल एनकाउंटर केस भी। आखिर कैसे एक बिजनेसमैन का बेटा इंडिया पॉलिटिक्स का चाणक्य बन गया? सच क्या है और झूठ क्या, ये आप खुद डिसाइड कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। एक गुजराती फैमिली में एक बच्चा पैदा होता है, अमित अनिल चंद्र शाह। लेकिन दोस्तों, ये कोई ऑर्डिनरी फैमिली नहीं थी। अमित शाह के फादर अनिल चंद्र शाह सिर्फ एक बिजनेसमैन नहीं थे, वो गुजरात के बड़े पीवीसी पाइप मैन्युफैक्चरर्स में भी एक थे। इस वजह से अमित शाह ने बचपन से ही देखा था कि बिजनेस कैसे चलता है, नेटवर्किंग कैसे होती है और पावर को कैसे हैंडल किया जाता है। अमित शाह ने गुजरात के मेहसाना से स्कूलिंग कंप्लीट की और अहमदाबाद के CU शाह साइंस कॉलेज से बायोकेमिस्ट्री में ग्रेजुएशन की। लेकिन सच ये है कि उनका इंटरेस्ट कभी भी साइंस में था ही नहीं, उनका असली इंटरेस्ट था पावर। अमित शाह की रियल पॉलिटिकल स्टोरी शुरू होती है 1978 से, जब वो सिर्फ 14 साल के थे। इसी साल उन्होंने RSS ज्वाइन किया और यहीं से उनकी सोच, उनका माइंडसेट और उनका फ्यूचर शेप होना शुरू हुआ। RSS के अंदर अमित शाह ने सीखा डिसिप्लिन, ऑर्गेनाइजेशन और सबसे इम्पोर्टेंट लॉन्ग टर्म प्लानिंग। ये 3 चीजें आगे चलकर उनके पॉलिटिकल कैरियर की बैकबोन बन गई। शाखा, फिजिकल ट्रेनिंग, आइडियोलॉजी, सब कुछ। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट लेसन था फाउंडेशन कैसे स्ट्रॉन्ग करें। 1982 अहमदाबाद, 2 लोगों की मुलाकात होती है जो फ्यूचर में इंडिया पॉलिटिक्स को पूरी तरह बदलने वाले थे। ये सिर्फ दोस्ती नहीं थी, ये एक पॉलिटिकल अलायंस का जन्म था। एक तरफ नरेंद्र मोदी जो अमित शाह से 14 साल सीनियर थे और RSS में उनके गाइड थे। दूसरी तरफ एक यंग, एम्बिशियस और शार्प माइंडेड अमित शाह। बिजनेस बैकग्राउंड, पॉलिटिकल हंगर और पावर की भूख। सवाल यही उठा है, क्या ये सिर्फ एक नॉर्मल फ्रेंडशिप थी या फिर एक सोचा समझा पॉलिटिकल मूव? ये कोई कोइंसिडेंट नहीं था। 1990 का दौर, अमित शाह फैमिली बिजनेस संभाल रहे थे, लेकिन पॉलिटिक्स से उनका रिश्ता कभी खत्म ही नहीं हुआ। बीजेपी युवा मोर्चा में एक्टिव, लोकल इलेक्शन में पार्टिसिपेशन और धीरे धीरे एक स्ट्रॉन्ग नेटवर्क बिल्ड करना। अगला एक डिकेड इसी प्रोसेस में निकल जाता है। RSS में एक्टिविटी, बीजेपी मीटिंग्स और नरेंद्र मोदी के साथ रिलेशन और स्ट्रॉन्ग होता जाता है। 2001 एक अर्थक्वेक गुजरात को हिला देता है, 20,000 प्लस लोगों की जान चली जाती है। इस ट्रेजेडी के बाद CM केशुभाई पटेल रिजाइन कर देते हैं और नरेंद्र मोदी बनते हैं गुजरात के नए चीफ मिनिस्टर और यहीं से अमित शाह बनते हैं मोदी जी के कोर स्ट्रेटेजिस्ट। हर डिसीजन के पीछे, हर इमेज बिल्डिंग मूव के पीछे अमित शाह। 2002 गुजरात राइट्स, 3 दिन का भयानक दौर। पॉलिटिकली यहीं पर अमित शाह का क्राइसिस मैनेजमेंट टैलेंट सामने आता है। 2002 से 2012 तक अमित शाह गुजरात में मोदी जी के राइट हैंड बन जाते हैं, MLA, मिनिस्टर ऑफ स्टेट। लेकिन इसी दौर में एनकाउंटर्स भी बढ़ने लगते हैं और मीडिया उन्हें कहने लगती है कि एनकाउंटर स्पेशलिस्ट।
टोटल 31 एनकाउंटर्स, लेकिन 4 सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्शियल। सादिक जमाल 2003, इशरत जहां 2004, सोहराबुद्दीन शेख 2005, तुलसीराम प्रजापति 2006। इन सब में सबसे एक्सप्लोसिव केस था 26 नवंबर 2005 सोहराबुद्दीन शेख एनकाउंटर। गुजरात राजस्थान बॉर्डर, रात का वक्त हाईवे पर एक कार को रोका जाता है। कार के अंदर सोहराबुद्दीन शेख। पुलिस का ऑफिशियल क्लेम होता है वो भागने की कोशिश कर रहा था, इसलिए एनकाउंटर हुआ। लेकिन ये कहानी इतनी सिंपल नहीं थी। जब सीबीआई इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ती है तो एक बिल्कुल अलग पिक्चर सामने आती है। सीबीआई के मुताबिक सोहराबुद्दीन को मुंबई से किडनैप किया गया, इलीगल कस्टडी में रखा गया, टॉर्चर किया गया। सिर्फ सोहराबुद्दीन ही नहीं, उनकी प्रेग्नेंट वाइफ कौसर का भी मर्डर हुआ और जो सच जानता था विटनेस तुलसीराम प्रजापति, उनको भी एलिमिनेट कर दिया गया। सीबीआई का वर्डिक्ट क्लियर था, ये एनकाउंटर नहीं, ये कोल्ड ब्लडेड प्लान मर्डर है। एलिगेशन और भी बड़े थे। सीबीआई ने कहा ये सब टॉप लेवल ऑर्डर्स पर हुआ। नाम आया अमित शाह का। इल्जाम लगते हैं 1 करोड़ रुपए का बजट, पुलिस ऑफिसर्स को प्रमोशन का प्रॉमिस, सिस्टमेटिक प्लानिंग। 25 जुलाई 2010 इंडियन पॉलिटिक्स में भूकंप आता है। अमित शाह जेल जाते हैं। देश भर में हेडलाइन, बीजेपी डिफेंसिव मोड में। नरेंद्र मोदी जी का क्लियर स्टैंड था कि अमित शाह ने कोई भी गलत काम नहीं किया। अमित शाह ने देश के अंदर से टेररिस्ट और गैंगस्टर का सफाया किया है, जो कि बिल्कुल सही था। उस टाइम केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी और कांग्रेस की सरकार सीबीआई लगाकर अमित शाह को जेल भिजवा देती है। दिल्ली में बैठी हुई भारत पर राज कर रही कांग्रेस सरकार विरोधियों पर निशाना ताकने के तहत सीबीआई का पूरी तरह राजनीतिकरण करते हुए, सीबीआई का मिसयूज करते हुए गुजरात के एक विकास में अग्रिम हरोल में काम करने वाली सरकार को, गुजरात की विकास यात्रा को अनेक संकटों को में घेरने का एक षड्यंत्र किया है, साजिश की है। इसी का ये नमूना है। फिर आता है दिसंबर 2010, अमित शाह को बेल मिलती है, लेकिन बहुत सख्त कंडीशन के साथ। गुजरात में एंट्री बैन, कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी नहीं, हर हफ्ते कोर्ट अपीयरेंस, दिल्ली में ऑलमोस्ट हाउस अरेस्ट। यहीं से शुरू होती है रियल ट्रांसफॉर्मेशन। और फिर दिल्ली में एक घर में बैठकर अमित शाह ने पॉलिटिक्स को स्ट्रीट लेवल से सिस्टम लेवल तक समझना शुरू किया। नेशनल पॉलिटिक्स का डीप स्टडी, डाटा ड्रिवन स्ट्रैटेजी, बोथ लेवल मैनेजमेंट, ऑपोजिट रिसर्च, मीडिया हैंडलिंग, नैरेटिव कंट्रोल। 2014 नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट और कैंपेनिंग का मास्टर प्लानर अमित शाह। रिजल्ट, हिस्टोरिक मैंडेट। फिर आता है यूपी 2017, 403 सीट्स में से 312 सीट्स। पॉलिटिक्स का इम्पॉसिबल लगने वाला कैलकुलेशन पॉसिबल हो जाता है। 2019 अमित शाह बनते हैं इंडिया के होम मिनिस्टर। और फिर एक डिसीजन, आर्टिकल 370 रिमूवल, बिना खून खराबी, पूरे स्ट्रेटेजिक एग्जीक्यूशन के साथ। आज 2025 में अमित शाह अपनी पावर के एब्सोल्यूट पीक पर हैं और होम मिनिस्टर भी, और बीजेपी के रियल डिसीजन मेकर भी। एक लाइन में बोले तो मोदी जी के बाद अगर कोई सबसे पावरफुल है तो वो है अमित शाह। लेकिन गेम अब और भी मुश्किल हो चुकी है। पब्लिक अब फैक्ट चेक करते हैं, ऑपोजिशन ज़्यादा एग्रेसिव है, इंटरनेशनल प्रेशर भी बढ़ रहे हैं। अब सवाल ये है, क्या अमित शाह इस हाई स्टेक पॉलिटिक्स चेस गेम को आगे भी जीत पाएंगे? लेकिन एक बात बिल्कुल क्लियर है, जब भी इंडियन पॉलिटिक्स का जिक्र होगा, अमित शाह को हमेशा एक गेम चेंजर के तौर पर याद किया जाएगा। अगर आपको ये डॉक्यूमेंट्री स्टाइल स्टोरी पसंद आई तो लाइक जरूर करें और मिलते हैं अगली अनटोल्ड पॉलिटिकल स्टोरी के साथ। टिल देन, गुड बाय, जय हिंद।